नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग व्यंजन के भेद में दूसरा प्रकार अंतस्थ व्यंजन पढ़ने वाले हैं। हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको एक ही बार में पूरा विषय स्पष्ट हो जाए। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें क्यों अंतस्थ कहा जाता है और ये कैसे बोले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और अंतस्थ व्यंजन को विस्तार से समझते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग। आज के क्लासेज में हम लोग देखेंगे व्यंजन के अगले भाग को, यानी कि आपने स्पष्ट व्यंजन पिछले क्लास में देखा था। इस क्लास में हमें देखना है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं ये जान लेते हैं। देखिए, परिभाषा में दिया गया है अंतः। अंतः का अर्थ होता है भीतर या बीच में स्थित, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भी भाग को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती है, उसे हम क्या करते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय मुख के अंदर जीवा किसी भी भाग को पूरी तरह स्पष्ट न करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है? 4। यहाँ पर एक छोटे से में कह दिया, इसके उच्चारण में वायु का अवरोध क्या होता है? कम होता है। जब किसी को स्पष्ट नहीं करेगी तो वायु का अवरोध कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। अब इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। तो हम आपसे पूछेंगे अंतस्थ व्यंजन में आते कौन कौन से हैं? क्या आएगा? य, र, ल और व। किसी को दिक्कत? अब स्पष्ट व्यंजन में आपने क्या देखा कि जीव हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पष्ट करेगी। कंठ को स्पष्ट करेगी, तालु को स्पष्ट करेगी, मूर्धा को स्पष्ट करेगी, दंत को स्पष्ट करेगी, ओष्ठ को स्पष्ट करेगी। इस तरीके से आपने उसमें देखा था अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं, आगे चले। कोई दिक्कत है इसमें? बस परिभाषा आपको याद रखना है कि अंतः का अर्थ होता है भीतर या बीच में, जिनके जैसे वो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जीव मुख के भीतर किसी भी भाग को पूरी तरह स्पष्ट न करती हो, उसे हम क्या करते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय मुख के अंदर वायु का कम अवरोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4। कोई दिक्कत? देखिए, कह रहा है कि संख्या तो 4 हो गई, तो इसका उच्चारण स्थान भी जान लेंगे। अब जो य है, य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान है तालव, यानी कि तालु। य का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से। अगर पूछा जाए य का उच्चारण स्थान क्या है, तो य का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। अगर यहाँ पे पूछा जाए र और ल का, तो इससे कहते हैं वर्षय व्यंजन। इसका मतलब क्या है? वर्षय व्यंजन का मतलब कहाँ से उच्चारण होगा? दंत और मसूड़ा। दंत और मसूड़ा, इसे कहते हैं दंत मूल। दंत मूल, दंत मूल, दंत मूल, यानी कि दांत और मसूड़े के यहाँ उच्चारण होता है र और ल, र और ल, र और ल। बोलेंगे तो ऊपरी दांत और मसूड़े पर जाकर जीभ क्या करेगी? स्पष्ट करेगी। इसको कहा जाते हैं वर्षय व्यंजन के नाम से। अगला कहता है व का उच्चारण स्थान। तो व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ होता है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, यानी कि इसके उच्चारण में दांत का ऊपर वाला भाग काम करता है और ओठ का नीचे वाला भाग काम करता है। इसे कहते हैं दंतोष्ठ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? आगे चले। आगे देखिए, कुछ नोट है, नोट पे देख लीजिए। नोट में कह रहा है कि य और व को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाए कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? तो य और व हमारे क्या होते हैं?
अर्ध स्वर होते हैं। यहाँ पे कहा जाए लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? लुंठित व्यंजन, तो लुंठित व्यंजन में क्या आ जाएगा आपका? लुंठित व्यंजन में क्या आएगा बताइए? र। वेरी गुड, क्या आ जाएगा? र। और पार्श्विक व्यंजन में, पार्श्विक व्यंजन में हमारा आ जाएगा ल। यहाँ पे पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन या लुंठित व्यंजन या अर्ध स्वर वाले व्यंजन, अर्ध स्वर वाले व्यंजन, तो ये याद रहेगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, या आप चाहे आप जिस प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में बैठे या आने वाले फ्यूचर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, इससे अधिक नहीं आने वाला है। यानी कि व्यंजन का आपका जो ये दूसरा भाग है, इससे अधिक कहीं से नहीं पूछता है। अगर ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अब अर्ध स्वर का मतलब क्या है? अर्ध स्वर का मतलब हम कह सकते हैं ध्वनि जो कभी स्वर और कभी क्या होता है व्यंजन, यानी कि ना ये स्वर में होती है ना ही व्यंजन में होती है, तो आधा आधा दोनों में होती है। इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। और लुंठित व्यंजन किसे कहेंगे? तो जिनके उच्चारण में जीव तालु से लुढ़क कर, जिसके उच्चारण में जीव तालु से लुढ़क कर स्पष्ट कर दी है, उसे क्या कहेंगे? लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और लुंठित व्यंजन में हमारा क्या आ जाता है? र। पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है? ल को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पास यानी कि बगल से निकलती है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ल के उच्चारण में जो हवा होती है जीभ के पास से निकलती है, इसलिए हमें क्या कहना पड़ा इसको? पार्श्विक व्यंजन। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या आएगा। एक चीज था आपका सघोष और अघोष, इसमें भी पूछेगा सघोष और अघोष। इसमें अगर कहा कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष होते हैं या अघोष होते हैं, तो याद रखिएगा ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अगर हम पूछे कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्पष्ट व्यंजन में सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्पष्ट व्यंजन में सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, बताइए। पहला दूसरा होगा, ये याद रखिएगा, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है स्पष्ट व्यंजन में, और ये क्या है? अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये क्या होता है? अल्प प्राण होता है या महाप्राण होता है? अल्प प्राण होता है या महाप्राण होता है? अल्प प्राण या महाप्राण? ये हमेशा क्या होता है? अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण होगा। यदि हम पूछे कि स्पष्ट व्यंजन में अल्प प्राण कौन से होते हैं? 1 3 5। 1 3 5। स्पष्ट व्यंजन में 1 3 5, 1 3 5। तो महाप्राण 2, महाप्राण 2, और इसमें 1, अघोष 1, 1 2 2। याद रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे क्या करते हैं? खत्म कर। फिर मिलेंगे अगले भाग में। स्पष्ट व्यंजन का जो अगला भाग होगा हम लोगों का, वो होगा ऊष्म व्यंजन।